बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम, एक और हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती पॉजिटिव मॉर्निंग के साथ आपके सामने हाजिर हूं। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, कल फाइनल था ऑफ द ODI वर्ल्ड कप 2023 और ऑब्वियसली सब पाकिस्तानियों की एक होप थी, एक ड्रीम थी कि जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत जाए एंड इंडिया हार जाए। बट कल जिस डायरेक्शन में मैच जा रहा था, फॉर अ वाइल देयर चीज़ें काफ़ी इरेटिक सी लग रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी पाई और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो फाइनल खेला गया, ऑस्ट्रेलिया अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से मैच विन कर गया। तो हम सब की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत मुबारक हो फॉर विनिंग द ODI वर्ल्ड कप 2023। वैसे भी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है एज़ फार एज क्रिकेट इज़ कंसर्न। दे आर अ ब्रिलियंट टीम और आप देख रहे हैं कि सेलिब्रेशन का क्या समा है। और बाय द वे, ऑल थ्रू कुछ समझ नहीं आ रही थी कि होगा क्या। जब ये वर्ल्ड कप चल रहा था तो कोई सोच रहा था कि यार ये वाली टीम आगे जाएगी, कोई था वो टीम आगे जाएगी, एक कन्फ्यूजन ही चल रही थी। फाइनली जब सेमीफाइनल्स पे बात आई तो कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी शुरू हुई कि अच्छा भाई, अब इन दो जो ममालिक हैं उनके बीच में मैच खेला जाएगा फाइनल। एंड देन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत गया। सो ऑस्ट्रेलिया आर द वर्ल्ड चैम्पियंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया एंड द होल ऑस्ट्रेलियन टीम। बल्कि इससे रिलेटेड हमने एक सवाल भी आपके लिए रखा है, लेकिन उस सवाल की तरफ जाने से पहले मैं बात करना चाहूँगी रॉयल की वॉशिंग मशीन की, क्योंकि जो सवाल है वो है रॉयल क्वेश्चन ऑफ द वीक। सो ये मशीन जो रॉयल की वॉशिंग मशीन है, ये प्योर प्लास्टिक एंड डबल प्लास्टिक बॉडी की बनी हुई है। इसमें जेट स्ट्रीम का सिस्टम है, जिसकी बदौलत कपड़ों की धुलाई जो है वो आम मशीन से कई गुना बेहतर होती है। प्लस वाटरफॉल की बदौलत कपड़ों में सही तरीके से जो डिटर्जेंट है वो मिक्स हो जाता है। इसमें मजबूत मोटर इस्तेमाल की गई है जिसकी 10 साल की वारंटी है और 1 ईयर्स की कंप्लीट पार्ट्स एंड फ्री होम सर्विस भी मौजूद है। तो रॉयल की वॉशिंग मशीन अपने घर लेके आए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए। रॉयल का क्वेश्चन ऑफ द वीक, इस सवाल का जवाब व्यूअर्स आपने हमें देना है हमारे फेसबुक के पेज पे DM करके। हमारा फेसबुक का पेज है मॉर्निंग एट होम। नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं वो 042992000648। बट आपने ये हमें मैसेज करके जवाब देना है, DM करना है, जवाब लिखना है, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, और हमसे आप रब्ता करेंगे। हम आपका जो अगर आंसर सही हुआ तो हम आपका जो नाम है वो डाल देंगे अपनी लकी ड्रॉ के बॉक्स के अंदर, और उसमें से फिर कोई एक नाम जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा एट द एंड ऑफ द वीक। सो रॉयल क्वेश्चन ऑफ द वीक क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? A इज़ 3, ऑप्शन B इज़ 4, ऑप्शन C इज़ 5 एंड ऑप्शन D इज़ 6। राइट आंसर हमारे साथ शेयर करें हमारे फेसबुक के पेज पे DM करके। जी हाँ व्यूअर्स, शेफ़ कोमल मलिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? ऑल इज़ वेल? ठीक, बिल्कुल। वीकेंड कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, बस आपको पता बिजी। आंखें तो थकी थकी लग रही हैं। आपको पता है कि अब आगे वेडिंग है तो बस बिजी 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 बिजी, बट बिजी बिजी दावतों वगैरह में या बिजी बिजी भाग दौड़ में? अल्लाह है, शॉपिंग हम सब की ज़िंदगी का अजाब। शॉपिंग एक्चुअली जो लोग एंजॉय करते हैं शॉपिंग, उसको तो बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि शॉपिंग का कोई ख़ास शौक नहीं है, तो जब भी कोई शॉपिंग कहता है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने कहा है कि उसको जेल में बंद कर दिया। मुझे भी नहीं है, बट आपको पता है कि अब तो करनी है, तो करनी है। और ऑब्वियसली अगर अपने पसंद की और अपने मिजाज की चीज़ें परचेज करनी है तो ऑब्वियसली खुद जाना पड़ेगा। और वैसे भी हमने कुछ दिन पहले अपना जो वेडिंग वीक किया था वो भी आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया था, और उसमें हम बार बार एक ही बात कर रहे थे कि एट द एंड ऑफ द डे प्रेपरेशन जो है बहुत ज़रूरी होती है, और प्रॉपर तरीके से अपने आप को तैयार करके प्रेपरेशन के साथ जब बंदा आगे चलता है तो फिर नुकसान भी कम होता है, अपने मतलब की भी चीज़ें मिल जाती हैं, एंड लॉन्ग टर्म आपको उसके बेनिफिट्स लास्ट टाइम हसल बसल नहीं होती, बंदा चीज़ें काम रहती है। इसी वही चीज़ होती है ना, लास्ट में आया हमने रज़ाइयाँ नहीं ली हुई, ओहो डिनर सेट लेना था। भाई शादी के दिनों में तो बिल्कुल सांस लेने का मौका नहीं होता। बट अगेन वो वाली बात होती है ना कि फाइनेंसेस, बिल्कुल अगर आपके पास उस वक्त फाइनेंसेस नहीं है सारी चीज़ें लेने को, तो फिर भी छोटी छोटी करके चीज़ें जमा कर लें, ऐसे ही है, ताकि एंड में चलो सिर्फ फर्नीचर या 2-4 ऐसी चीज़ें आपको करनी हो। अगेन जहेज़ एक लानत है, जहेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करी, बट पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि भाई हमने ये चीज़ें तो करनी है, हमारी फैमिली में तो ऐसे ही किया जाता है, तो वो अपनी एक
मर्ज़ी की चीज़ है। मैंने तो पहले भी बड़ी दफ़ा बात शेयर की है कि हमारी फैमिली में तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि भी बच्ची जो उसने कपड़े पहने हुए बस वो पहन के घर आ जाए, उसको कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। जब एक दफ़ा शादी होगी तो वो फिर अपने शौहर की और अपने इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी तो हमेशा से यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो पेरेंट्स फील करते हैं कि उन्होंने चीज़ें करनी है, ये करनी है, वो करनी है, मैं उनको भी यही मशवरा दूंगी कि महंगी महंगी रिसेप्शंस और महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदने से बेहतर है कि कोई ऐसी चीज़ बच्चों को, अपनी बेटी को या अपने बेटे को बना दें, जैसे गाड़ी ले दी या कोई आपने कोई गोल्ड दे दिया। पहले ज़मानों में होता था कि इतने तोले सोना डाला, 100 तोले डाला, 50 तोले डाला, 10 तोले डाला, वो फिर भी एक यूज़फुल चीज़ है। कल को उसको किसी प्रॉपर्टी या किसी और चीज़ की इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। सो सेंसिबल यही होता है कि लॉन्ग टर्म अगर नहीं पता कि बच्चों के लिए क्या करें तो किसी छोटी 3, 4, 5 मरले की प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट कर लें, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। खैर आज हम बना रहे हैं काली मिर्च चिकन कढ़ाई बना रहे हैं और साथ रायता और सलाद सर्व करेंगे। और मैं उसके लिए आपको रेसिपी बता देती हूँ। मुर्गी का गोश्त 1 किलो, दही 1.5 कप, टमाटर 6 अदद, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 6 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, तेल 1 कप और अदरक और हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए। बहुत इजी रेसिपी है, इसके लिए कुछ भी नहीं है। ये मेरा पैन पड़ा हुआ है, इसमें मैं सिर्फ चिकन डालूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और टमाटर डाल के गलने के लिए रख दूंगी। जब ये थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए मैं इसमें पकाऊंगी ढक के, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करूंगी, थोड़ा सा पहले पानी खुश्क करूंगी, उसके बाद मैं इसमें ऑयल या घी, अगर आप कढ़ाई बना रहे हैं तो प्रेफर करें घी, क्योंकि घी के साथ ज़रा उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, वो डाल लें। और उसके बाद आपने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और साथ काली मिर्च डालनी है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना। और मिर्च भी सिर्फ काली मिर्च आप यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ग्राइंड की भी यूज़ करें। ग्राइंड की ज़्यादा अच्छी लगती है, वो जो मुंह में आती है वो आपको पसंद नहीं आती है। और उसके बाद आप उसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लें और ऊपर अदरक और हरी मिर्च के साथ गार्निश कर लें। उसके बाद मैं साथ सैलेड सर्व करूँगी। और दही आपने डालनी है जब लास्ट में आप बुनाई करने लगेंगे। और जो है काली मिर्च है वो कभी भी हांडी में आपने पहले नहीं डालनी। जब हांडी बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाए ना, वो डब्बे वाली का तो जायका ही कोई नहीं आता। बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाए तो लास्ट में डालेंगे, क्योंकि उसका कलर ब्लैक कर देगी आपकी कढ़ाई को। तो बस लास्ट में ग्रे सा कलर आ जाता है जब आप उसमें डाल देते हैं, तो बेहतर होता है कि एंड में बस उसके ऊपर आप स्प्रिंकल करें। और उसके बाद आप उसको सर्व करें। अच्छा, एक चीज़ मैंने व्यूअर्स आपको दिखानी है। देखिए, अब शेफ़ में और रेगुलर जब होम कुक्स होते हैं उनमें डिफरेंस ये होता है। आपने नोटिस किया कि कच्ची मुर्गी जो है उन्होंने डिश में साफ़ करके, नीट करके अलहदा डिश में रखी थी, चॉपिंग बोर्ड पे उन्होंने नहीं रखी थी। और यही बात हम बार बार कहते हैं, एहतियात के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जियां, फल वगैरह जो भी चीज़ें आपने कट करनी है वो एक सेपरेट चॉपिंग बोर्ड पे कट होनी चाहिए और मीट अलहदा कट होना चाहिए। क्योंकि मीट जो है वो उसके अंदर मतलब उसमें ऐसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो आपको बीमार भी कर सकते हैं, सैल्मोनेला पॉइजनिंग भी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है। सो आपने मीट को अलहदा रखा, आपने अपनी डिशेस वगैरह को, आपने अपनी सब्जियां वगैरह को अलहदा काटा, और अगर आपने चॉपिंग बोर्ड पे गोश्त वगैरह काटा है तो उस चॉपिंग बोर्ड को वॉश करके फिर उसके बाद आप यूज़ करें। वैसे तो बेहतर ही होता है। बहुत से लोगों ने 2 डिफरेंट कलर के चॉपिंग बोर्ड रखते थे कि ये हमारे गोश्त, मुर्गी वगैरह, फिश वगैरह का बोर्ड है और ये हमारा सब्जियों फल का है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं रेज करना। बस अब इसमें मैं ये डाल दूंगी और मैं इसको रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद मैं इसकी बुनाई कर लूँगी। वंडरफुल। तो आप अपना काम करो बेटा, और हम एक और ज़रूरी काम जो हमने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना है वो ये है कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है और इस बार की थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं बच्चों के हकूक़ पे, माँ बाप के हकूक़ पे हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन अगर हम बच्चों की हकूक़ की बात करें तो बच्चों की सेहत, उनकी हिफाजत, इल्म और इज़्ज़त का हक देना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है, और उनको इक्वली ट्रीट करना। सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में ये आता है कि जेंडर्स के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, यानी कि लड़के को लड़की से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में ट्रीट किया जाता है। बच्चों को बराबरी के साथ ट्रीट करें, उनकी इम्यूनाइजेशन, हिफाजती टीके वगैरह, उनकी सेहत, उनकी खुराक, उनके सर पे छत प्रोवाइड करना, कपड़े, उनकी तरबियत, उनको लाइफ स्किल्स देना, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी में आती हैं, या जो भी इंसान बच्चों की किफ़ालत कर रहा है। सो अल्टीमेटली बेटे हों या बेटियां हों, आपने उनको बराबरी से ट्रीट करना है और जो उनके बेसिक राइट्स हैं उनको ज़रूर कवर करना है, और तालीम के साथ साथ तरबियत के एलिमेंट को नहीं भूलना, क्योंकि आजकल माँ बाप का 100% फोकस सिर्फ तालीम होता है और तरबियत पे
या तरबियत की तरफ किसी का कोई रुझान ही नहीं होता। सो मेरी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे आप बच्चों की तालीम पे फोकस करते हैं वहाँ पे तरबियत को भी उतनी ही वैल्यू दें, शायद बल्कि उससे ज़्यादा। एंड देन एट द सेम टाइम देखें, बच्चे वो सीखते हैं जो हम खुद करके उनको दिखाते हैं। सो हमें खुद एक बेहतरीन रोल मॉडल बनना है। हम अक्सर कहते हैं बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे ये बच्चे वो। बच्चों को जब हम बच्चों के हुकूक और उनकी जहनी नशोनुमा की बात करते हैं तो सोशल मीडिया से भी बच्चों का एक्सपोजर कम से कम रखना चाहिए। ज़्यादातर ममालिक में अब 14-15 साल से पहले जो है लोग अपने बच्चों को सोशल मीडिया की एक्सेस ही नहीं देते, और मेरे ख्याल से एक बहुत सेंसिबल डिसीजन है। और 24 घंटे जिनके बच्चे सोशल मीडिया पे लगे हुए होते हैं या मतलब यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहे होते हैं या कॉन्स्टेंटली जो उनकी एक्सेस होती है अप्लायंसेस और इस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ, इसको प्लीज़ कम से कम करें। ये बच्चों को जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है चीज़। एंग्जाइटी और डिप्रेशन बच्चों में नज़र आ रही है, ADHD बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है वो और बिगड़ जाता है। सो द पॉइंट इज़, प्लीज़ बच्चे अगर पैदा किए हैं तो फिर उनको पालना है और उनको अच्छे तरीके से पालना है। और ये बेसिक चीज़ जो है माँ की कोख में शुरू होती है। जब माँ जो है वो रिलैक्स्ड होगी, पॉजिटिव होगी, कॉन्स्टेंटली उसके इर्द गिर्द टेंशन नहीं होगी, उस पर लोग उसको टॉर्चर नहीं कर रहे होंगे, उसको ये नहीं कह रहे होंगे कि ये करो वो करो, भागो दौड़ो ये वो। जो औरत सुकून से अपनी प्रेगनेंसी को गुजारेगी, उसका बच्चा भी एक बड़ा काम एंड रिलैक्स्ड और मतलब एक बड़ा सेटल्ड बेबी पैदा होगा। और उस बच्चे की जब माँ के पेट में है वो, तो उसकी नशोनुमा का ख्याल माँ ने रखना है अच्छी खुराक लेके। फिर जब बच्चा पैदा होता है उसको दूध पिलाना, बाकी सारे जो मामलात होते हैं, बच्चे की इम्यूनाइजेशन करना, उसकी सारी चीज़ों का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और इर्द गिर्द का माहौल पॉजिटिव होना, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाई अगर बच्चे नहीं पैदा करने तो ना करें, लेकिन अगर किए हैं तो कम से कम हमें कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड डू आवर बेस्ट। मैं खुद एक माँ होने के नाते व्यूअर्स ये बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग अच्छा नहीं कर रहे या आप सही नहीं कर रहे, आप यकीनन बेहतरीन कर रहे होंगे, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बेस्ट से बेस्ट पेरेंट बने, बेस्ट से बेस्ट रोल मॉडल बने, ताकि हमारे बच्चे भी आगे जाके, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे यही बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। और अगर हम अपने मुस्तकबिल को, अपने मुल्क के मुस्तकबिल को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए सही तरीके से, और लाड प्यार में उनको स्पॉइल नहीं करना, उनको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। और उसके लिए तरबियत और तालीम दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो एक तो जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन मत करें, बेटा है, बेटी है, ट्रांसजेंडर है, जो भी आपका बच्चा है उसको एक पॉजिटिव अंदाज में बड़ा करें, उसको एक रिस्पॉन्सिबल यंग पर्सन बनाएं, ख़ुद भी एक अच्छा रोल मॉडल बने, और उसकी सारी ज़रूरियात जो हैं, मतलब अगर बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बेटी को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, वरना दोनों को मीडियम लेवल के स्कूल में पढ़ाएं ताकि बराबरी के साथ वो चले। देखें, जिस घर में बच्ची के माँ के बाप और भाई फ़र्क करेगा उसमें और अपने में, तो फिर अल्टीमेटली वो बच्ची कल को किस किस्म का इंसान बनेगी? एक कॉम्प्लेक्स का शिकार, डिप्रेसिव, अपने आप से प्यार ना करने वाला, एहसास कम तरीका शिकार। सो अल्टीमेटली बेटे बेटियों को इक्वली ट्रीट करें और हर बच्चे को उसके बेसिक राइट्स प्रोवाइड तो करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन अगर हम उससे एक स्टेप आगे लेके उनकी बहुत बेहतरीन तरबियत भी करें तो आई एम टेलिंग यू व्यूअर्स, पाकिस्तान की कामयाबी के रास्ते में फिर कोई नहीं खड़ा हो सकता। अल्टीमेटली यही बच्चे हैं जो हमारे फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। सो ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबका जो एक मेजर सवाल है कि भाई गर्मियों में तो चलो पसीने से ही वज़न कम हो जाता है या फिर भी थोड़ी सी हालात ठीक हो जाते हैं, सर्दियों में तो वेट बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है और एक्सरसाइज भी करने का लोगों को दिल नहीं चाहता। सो विंटर्स में अपनी हेल्थ एंड फिटनेस का कैसे ख्याल रख सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं सोच रही थी कि ये जो हमारी गेस्ट तो नहीं कहूँगी, जो हमारी एक फिटनेस एक्सपर्ट एंड गिनीज रिकॉर्ड होल्डर है, इनका नाम इतना मज़े का है कि इसकी वेरिएशंस क्या बन सकती हैं। तो आज ग़िलाफ़े नकवी हमारे साथ हैं, योगा एक्सपर्ट है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, होलिस्टिक कोच है और इसके अलावा कॉर्पोरेट पर्सनल ट्रेनर भी हैं। नाम इनका सुलाफ़े है, बट मैं तब से सोच रही थी कि सुलाफ़े के साथ हम क्या कर सकते हैं। मुझे पता है अब सारे बैठ के ये कह रहे होंगे कि नाम बिगाड़ना नहीं चाहिए, नहीं बिगाड़ना चाहिए, लेकिन वो बेचारी खुद इतनी बिगड़ी और उसका नाम तो बिगाड़ना बनता था कम से कम। लेकिन खैर, क्या हाल है सुलाफ़े आपके? बिगड़ के सही हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जुगन। देखो सर्दियाँ आ गई है ना, तो अब
हाँ थोड़ा सा चेयर अप, मोटे मोटे गिलाफ निकालने पड़ते हैं। बिल्कुल, वो मुझे देख के आपको याद आया। नहीं आप तो सिंगल पसली हैं, हाँ पता नहीं कब आपने कोई 1.5 पाउंड चढ़ा लेना अपनी जिंदगी में। हाँ लेकिन मुझे ये बताओ जुलाफे, सर्दियाँ आती हैं, अच्छा गर्मियों में लोग कहते हैं यार गर्मी बहुत है, सर्दियाँ आएंगी तो थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, कुछ ये करेंगे, मौसम बेहतर होने दो। मौसम बेहतर होता तो कहते यार इतनी सर्दी है, बिस्तर से निकलने को दिल नहीं चाहता। तो फिटनेस तो वहीं की वहीं रह जाती है, वही रह जाती है। अच्छा सो मेनी पीपल आपको भी मिलके कहते होंगे कि यार अपने आप को, बिकॉज आपका पहले फिर भी थोड़ा सा ऐसे ज़रा ज़्यादा वेट था, आपने मज़ीद अपने आप को ट्रिम डाउन किया, सारा कुछ किया, मैंने भी अपना वेट कम किया। तो अक्सर लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं अच्छा ये बताएं कि वेट कैसे कम किया, और हर बार मेरा तो जवाब यही होता है कि जी कोई फॉर्मूला नहीं है, वेरी राइट, कोई गोली नहीं है जो खा सकते हैं, कोई ऐसी हर्बल वाटर नहीं है जो आप पी सकते हैं कि आप आज पिएंगे तो कल आप उठेंगे सुबह तो आप पतले होंगे। नहीं, जिंदगी में अगर हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है बिल्कुल, तो अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए भी तो आपको एफर्ट करनी पड़ती है। वेरी राइट। जुगना आप एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। जब मैंने बहुत ज़्यादा अपना एक टाइम आया था वेट रिड्यूस किया था, और आपने ही पॉइंट आउट किया था, आपने कहा था दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि मैं हेल्थ की बात करती हूँ, क्योंकि अनहेल्दी लगना शुरू हो गए थे। बिल्कुल, और आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई इंजरी या कोई इशू हो रहा था। तो और ओवरडू भी नहीं करना, बिल्कुल ओवरडू भी नहीं करना कि बहुत स्क्रॉनी नहीं हम कह रहे कि आप बहुत पतले हो जाएं, और हम ये भी नहीं कह रहे कि आप वेट अपने ऊपर ले आएं। अब विंटर्स की बात है, पता है जब वेट लॉस की बात आती है, हेल्थ की बात आती है, एक्सक्यूज़ हम सबके पास होता है कि अब सर्दी है, दिल नहीं कर रहा, ये सब। अच्छा वो लोग आधे ठीक हैं जो कहते हैं सर्दियों में वेट बढ़ जाता है, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस आते हैं, दिन छोटा है, सन से आप कनेक्टेड हैं। लेकिन आपकी बॉडी ज्यादा मेहनत करती है आपका मेटाबॉलिज्म अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए, जिसकी वजह से टेक्निकली आपका सबसे तेज होता है मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सर्दियों में। तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट सर्दियों में करें, वो गर्मियों के डबल एफर्ट से बेहतर है। और अगली बात जो यहाँ पे रिसर्च भी बोलती है, बट मैं लोगों को कहती हूँ ये ना हो कि अपने आपको सर्दी लगवाना शुरू कर दे। कहते हैं 10 मिनट्स तक अगर आप शिवर कर रहे हैं, यानी कि आपको सर्दी लग रही है, बॉडी स्ट्रगल कर रही है आपका टेम्परेचर मेंटेन करने में, आपकी 100 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। अब ये नहीं कि आपने इस तरह से बर्न करना, हम शुरू में बात कर रहे थे, कंसिस्टेंसी मैटर करेगी, भी नहीं कराना अपने आप। बिल्कुल कंसिस्टेंसी मैटर करेगी। कोई ऐसी चीज नहीं जो ओवरनाइट आपको रिड्यूस करेगी आपका वेट। क्विक फिक्स करेंगे वेट वापस आता है, क्योंकि फैट नहीं गया होता। क्योंकि देखो ना वायरल हुई हुई हैं आजकल वीडियोस, आप देखें हर बंदा चेक कर रहा है हाउ टू लूज वेट इन 5 डेज, हाउ टू लूज वेट इन 10 डेज। 3 दिन के अंदर आप 10 किलो वेट कम कर ले। 3 दिन में 10 किलो कैसे कम हो सकता है? ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। और जो लोग बहुत जल्दी वेट रिड्यूस करते हैं अपना, एक तो वापस भी आता है, दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस, और उसके साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेके आते हैं। भाई देखो जिस बंदे का 200 पाउंड वजन है ना, उसके शायद 4-5 किलो कम हो जाएं, जिसे हम कहते हैं 10-15 दिन में, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है। बिल्कुल, जो बंदा जिसका टोटल वेट ही मतलब 100 पाउंड है, उसके लिए कितना करेगा, चैलेंजिंग होता है। नहीं, और वैसे भी जिस बंदे का 100 या 120 पाउंड वजन है, आपकी कितनी भी हाइट हो, एट द एंड ऑफ द डे इतना अंडर वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक आपकी हड्डियां हैं, उन हड्डियों के साथ मसल है, सही, और लिगामेंट्स हैं, और वो सारी चीजें आपकी बॉडी का फंक्शन जो है वो ठीक रखती हैं। बिल्कुल, अगर गाड़ी के टायर पंचर हो जाएंगे या गाड़ी के टायर नहीं काम करेंगे, खराब हो जाएंगे, तो बाकी गाड़ी आपकी कितनी भी फिट हो वो नहीं चलेगी। ये बिल्कुल सही। अब यहाँ पर अक्सर लोग समझते हैं फिट बंदा पतला है। हम यही सारे, स्पेशली जुगन आपी ने मुझे जितना हम लोगों ने इकट्ठे शोज भी किया, आपने मुझे यही चीज़ सिखाई थी कि देखो सुलाफे हेल्दी होना ज़रूरी है, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, अगर आपका बीपी लो हो रहा है बार बार, आपको नौजिया हो रहा है, इट मीन्स आप हेल्दी नहीं है, बस आपको लग रहा है कि आपका वेट आइडियल है। तो आपने उस अपने वेट पर आना है, और आना किस तरह है, सर्दियाँ हैं जो भी है, 30 मिनट्स आपकी फिजिकल एक्टिविटी रहेगी। अब फिजिकल एक्टिविटी आप बैठ कर करते हैं, आप मैट पर करते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, उससे वेट आपका जाएगा, बट ड्रास्टिकली जो वेट रिड्यूस करने की कोशिश है वो आपने करनी भी नहीं है। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ चल रही होती है तो हम हमेशा उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च ज़रूर करते हैं। अब जैसे कि हर बंदे का एक ही ऑब्जेक्टिव है, मेरे पास भी स्मार्ट वॉच है, मैं चेक करती रहती हूँ उसके अंदर कि मेरे कितने स्टेप्स हुए हैं, ये वो सारा कुछ। अच्छा व्यूअर्स, आप 15,000 स्टेप्स भी कर दें, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेप्स हैं। अगर इनएक्टिव से मुराद ये है कि भाई आपका ऑफिस में काम इस किस्म का होता है कि आपकी बहुत इधर उधर आपने चलना फिरना होता है। अच्छा होता ये है कि आपकी वो एक्टिव स्टेप्स नहीं होते, वेरी राइट, वो आपके डे टू डे लाइफ वाले कदम है। उसमें से एटलीस्ट आधे स्टेप्स जो है वो किसी एक्सरसाइज या किसी फिटनेस की रिजीम की वजह से आने चाहिए।
70% आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट होता है हम उसको कहते हैं, उससे 70% आपका एटलीस्ट हार्ट रेट ऊपर जाना चाहिए। अच्छा, स्टार्ट में अगर फिर थोड़ा बहुत भी हम कहते हैं सांस फूल रहा है, दैट इज़ ओके। बहुत सारे लोग कहते हैं पसीना नहीं आता विंटर्स में तो वेट रिड्यूस नहीं होगा। पसीने से आपका इतना वेट रिड्यूस नहीं होता, पसीने का कोई ताल्लुक नहीं है वेट लॉस। आपकी एक्सिलेशन, आपका फैट कितना बर्न हो रहा है, आपका हार्ट रेट कितना था उस टाइम पर। आपने जैसा कहा स्मार्ट वॉच, तो बहुत सारे लोग कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कितने स्टेप्स हो कितने, और अक्सर लोगों को मैंने सुना है, बहुत सारी क्लाइंट्स मेरी, आज ना मैंने अपनी अलमारी सेट कर ली तो मैं थकी हुई हूँ तो मेरी बहुत फिजिकल एक्टिविटी हो गई है क्योंकि और वो मेरे तो काफ़ी इतने गंदी स्टेप्स हो गए हैं भाई। देखिए, प्रॉपर एक्सरसाइज में, कॉन्शियस एक्सरसाइज में, हमें ये कहना चाहिए कि कॉन्शियसली आप उसके लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने मसल्स को मूव कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। आप सिर्फ चल फिर रहे हैं, किचन में चले गए, लोगों से बात कर ली, फ़ोन सुन लिया, वो बिल्कुल उसमें एक्टिव लाइफस्टाइल में नहीं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ जो देखने वाली है वो है कि आप इसको आप कंपेयर कर सकते हैं खाने से। बिल्कुल। आपने फॉर एग्जांपल 1500 कैलोरी दिन की खानी है, एक जनरल नंबर दे रही हूँ। अब वो 1500 कैलोरी आप फल, सब्जियां, प्रोटीन, एक अच्छी हेल्दी डाइट से भी ले सकते हैं, और वही 1500 कैलोरीज 2 दफ़ा दिन में बर्गर खा के भी ले सकते हैं। अब वो जो कैलोरीज दोनों में 1500 ही हैं, लेकिन एक से आपका वेट गेन होगा और एक से आपका वेट मेंटेन्ड होगा या थोड़ा कम हो जाएगा डिपेंडिंग कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। आप 200-300 कैलोरीज के डेफिसिट में जाते हैं, आपका अच्छा खासा वेट जो है वो कम हो जाता है। बिल्कुल। और यहाँ जुगनापी जो आपने जंक की बात की ना, लोगों को पता है कि मुझे अक्सर लोग कह रहे होते हैं, लो हम तो फिर कुछ ना खाएं, ज़िंदगी का मज़ा नहीं है, चीट मील करें ठीक है, लेकिन हम उनको कहते हैं कि जंक क्यों ना खाएं। पहले तो चीट डे होता था ना, अब बड़ा तो वक्त लगा है समझाने का कि भाई चीट डे कुछ नहीं होता कि भाई आज मेरा चीट डे है। चीट डे का मतलब सुबह आपने पराठे खाए, निहारी खाई, फिर आपने दोपहर नान भी खाए, हाँ दोपहर को आपने नान खाए और पता नहीं क्या क्या खाया, फिर रात को आपने फिर एक भारी मील खाई और कहा कि भाई आज मेरा चीट डे था। ओ भाई, जो पूरे हफ्ते में आपने चीजें सीधी की थी वो आपने उसे एक दिन में हो गई आपकी। एक मील होती है चीट मील, जिसमें आपने चलो अपनी नॉर्मल रूटीन से हट के थोड़ा सा ज्यादा कर लिया। चीट मील का ये मतलब नहीं है कि दीवाने ही हो जाए कि आप 4000 मॉडरेशन में खा लें, उसमें भी मॉडरेशन है। अब लोग कहते हैं कि जंक क्यों कह रहे हैं, जंक क्यों ना खाऊं। अच्छा, उसके अंदर आपके दिमाग में डिस्ट्रप्शन आना शुरू हो जाती है। आप हमेशा अपने आप को भूखा फील करेंगे जब बहुत ज़्यादा आप जंक खाएंगे, क्योंकि आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं जाएगा फुलनेस का। इसलिए हम कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता खाना खाएं, ताकि ब्रेन 15 से 20 मिनट लगाता है ये अंडरस्टैंड करने में कि आपका पेट जो है वो फुल हो गया है, और च्यू करके खाना आप डालें। एक सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन होता है कि प्रोटीन है, फलां चीज़ है, कार्ब एक तो सब कहते हैं बहुत बुरे हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोटीन है, मैंने खाई तो वो डायरेक्ट जाके मसल पे लगती है, और मैं अक्सर मजाक करती हूँ, मैं कहती हूँ पिंपल की तरह मसल बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपने कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज़्यादा ले ली, वो फैट में ही कन्वर्ट होगा। ये रिसर्च जाके चेक भी कर लें लोग, और आपको पता चलेगा जो चीज़ भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा होगी बॉडी उसको स्टोर करेगी और वो फैट बनेगा, आपके लिवर पर आएगा, आपकी किडनी पर आएगा। अब विंटर्स की बात आती है, विंटर्स में अक्सर लोग नट्स खाने हैं, अब वो इतने ज़्यादा खा जाने हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं हैंडफुल, जो आप लोग लफ्ज़ कहते हैं, ये मतलब हाथ भरा मैंने। तो हमने कहा वो न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें कि आपने कितने खाने हैं, ज़्यादा नहीं। दूसरा, अर्ली डिनर करने वाले, मैं रिसर्च के मुताबिक बात करूंगी, 7 बजे कहते हैं जो लोग डिनर कर लेते हैं हर हाल में, वो अपने आप लोग कहेंगे इतना सा जी कर क्या करना है, 30% उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा हो जाता है। यानी कि आपको पता है कि आप अपना लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, और एक है कि आप अपने आप को खुद ही मार रहे हैं ये कह के कि बहुत सारे लोग कहते हैं मरना तो है ही है तो खा के मरूंगा। अपने आप के क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, 30 मिनट्स आपका वर्कआउट होगा। अगर आप बोर भी हो रहे हैं, आपका हिलने को दिल नहीं कर रहा आपका कोई, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी पर लेकर आएँ, आपको आदत पड़ जाएगी। बट ये जो होता है ना कि एकदम हमें कुछ होता है, मोटिवेशन आती है विंटर्स में या समर्स में, हम स्टार्ट कर लेते हैं और जैसे ही मौसम चेंज होता है ख़त्म। क्यों? हम इंतज़ार नहीं करते कि मेरी बॉडी उसको अडॉप्ट करें। 3 मंथ्स लगेंगे हमारी एक्सरसाइज को हमारी बॉडी पर दिखने में, और लोग कहते हैं रिजल्ट 1 महीने के अंदर क्यों नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा आएगा, उसके बाद आपके ऑर्गन्स तक उसके बेनिफिट्स पहुंचेंगे। हम लोग जो बात करते हैं, आपने जो हमेशा बात की है, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। बिकॉज देखिए ना, लोग कहते हैं कि यार मैं तो देखो मैं तो इतनी स्किनी हूँ, मुझे तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब आप चेक करते हैं, उनके टेस्ट वगैरह कराते हैं तो फैटी लिवर भी निकलता है, क्रिएटिन लेवल भी हाई होता है, 100 और मसाइल होते हैं। घुटनों में दर्द है, घुटनों में दर्द, बैक में दर्द है। मैं कहती हूँ अगर आप बैठकर पानी पीना शुरू करें तो आपके घुटनों में और बैक में पेन नहीं निकलेगा। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम खड़े होकर पानी पीते हैं, और हमारा जो बॉडी का फ्लूइड होता है, जो हमारे जॉइंट्स के अंदर होता है, उसमें डिस्ट्रप्शन आती है।
और उसकी वजह से उसमें इम्बैलेंस आता है। और फिर आपको जो आर्थराइटिस जैसे मसले जो जिनको जेनेटिक है दैट इज़ समथिंग एल्स, बट जो लोग जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं खड़े होकर पानी पीना शुरू कर दूँ, कुछ अरसे बाद मुझे बैक में और मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। अब सर्दियों में कहते हैं मेरे सर्दियों में तो ज्यादा दर्द होता है। ज़्यादा दर्द होता है, ये क्या इशू? बिकॉज आपके मसल्स जो है स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं और उस टाइम पर अगर बॉडी हमारी बनी है मोबिलिटी के लिए, हम यही तो बात करें कि विंटर्स हो या कोई भी वेदर हो, एक्सरसाइज मस्ट है, वो आपने करना है। जैसे ही आप बिल्कुल बैठ जाएंगे, एनवायरनमेंट आपका बिल्कुल समझ ले फ्रीजिंग कोल्ड है, ये जो भी है, उसने आपकी बॉडी को बिल्कुल उस टाइम पर स्टिफ कर दिया। आप अक्सर देखेंगे जो लोग विंटर्स में बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, रोज सुबह उठेंगे पेन लेके उठेंगे। हाँ। और वो कहते हैं कि मेरे पाँव की जो हील्स हैं, मतलब हील्स भी मेरी जमीन पे नहीं लगती, सुइयां चुभ रही होती हैं, सुइयां चुभ रही हैं, मेरे असल काफ में मसल आप- बहुत असल स्टिफ है। में, एक उसका मेजर रीजन आपको पता है ब्लोटिंग है, बिल्कुल और bloating है। एडिमा है। एडिमा एडिमा यानी कि आपको स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, Water पानी retain वगैरह होना रिटेन शुरू हो होना शुरू हो जाता जाता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि सर्दियों में आपने बैठना है हीटर वाले कमरे में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी पूरी बॉडी में से जो है वो पानी जो है वो Dehydration डिहाइड्रेट होती हो रहा है। है, और ऊपर से सर्दियों में पानी भी नहीं पीते, हमें प्यास नहीं पानी लगती। कम पीना है क्योंकि सर्दी है, नहीं कि प्यास नहीं लगती सर्दी में। प्यास नहीं लगती और ब्रेन को हमारे ना ज़रूरत नहीं है क्योंकि ठंड है ना, तो पानी तो शायद गर्मियों में पिया जाता है। आपके ऑर्गन्स को पानी चाहिए, आपके ऑर्गन्स को एक्सरसाइज चाहिए, आप वो योगा करके करें, वो आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा हफ्ते में एक दिन आप 45 मिनट्स अगर वर्कआउट कर रहे हैं दैट इज़ ओके, बाकी आप 30 मिनट्स कर रहे हैं, 20 मिनट्स कर रहे हैं। लोग अक्सर कहते हैं ऐसे कैसे वेट रिड्यूस होगा, कुछ ना करने से बेहतर है कि आप 30 मिनट वर्कआउट कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कहती हूँ अच्छा 30 मिनट से थोड़ा बढ़ा लेते हैं, बट मुझे उस टाइम सोचना पड़ता है कि अच्छा बॉडी की ज़रूरत क्या है। दूसरा एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों का मैं दूर कर दूं कि सब कुछ खाएं और एक्सरसाइज करें फिर ठीक है, वही बात, जो आप खाएंगे वो आप बन जाएंगे। आप जंक खाएंगे, आपके ऑर्गन्स वगैरह सब खराब होना शुरू हो जाएंगे, आपका लाइफ स्पैन कम होना शुरू हो जाएगा, रिंकल्स आपको जल्दी आना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रेस आपको ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी। सर्दियों में जो मैंने एक गलत चीज़ हर किसी को करते हुए देखी है वो ये है, शादी पे जाना होता है, खा के जाते हैं ये कह के कि यार खाना खा के जाते हैं, वहाँ पे जाके पता नहीं खाना कब सर्व होगा। फिर जब वहाँ पे भी खाना सर्व होता है तो फिर भी आप खाना खा लेते हैं। तो जहाँ पे हम कहते हैं कि डिनर को अर्ली खाना चाहिए और खा के थोड़ी चहलकदमी करनी चाहिए या थोड़ा सा टाइम देना चाहिए उस खाने को डाइजेस्ट होने में, अब आपने 2 डिनर कर लिए और कहते हैं यार हमने लंच खाना छोड़ दिया है। ओ भाई, आपने वो लंच डिनर के टाइम पे ही डबल करके खाना शुरू कर दिया। मुझे अक्सर लोग कहते हैं भूखे पेट नींद कैसे आएगी, हालांकि आपको अच्छी नींद तब आती है बिकॉज जब आप थोड़ी सी भूख छोड़ के सोते हैं। भाई भूख छोड़ के आपके पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और आपने जुगन आपने देखा होगा जो चीट डेज की आपने बात की है, जो लोग चीट डे करते हैं उससे नेक्स्ट डे मोटिवेशन नहीं होती एक्सरसाइज की, मोटिवेशन नहीं होती एक्सरसाइज करने की, अजीब तबीयत भारी बोझल हो रही तबीयत होती है, हैवीनेस होती है। मैं तो आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स, आप जैसे कि कल रात का मैं आपको बताती हूँ कि कल रात को ना घर में बच्चों ने कहा कि हमने घर में ही हमने स्टेक बनाए, फिश वगैरह बनाई है, वो आहे सुलाफे मैंने खा लिया और मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। अगर मैं नॉर्मली इतना पोर्शन मतलब कुछ 100-150 ग्राम का प्रोटीन का खाती तो मैंने शायद 200 ग्राम खा लिया, डबल खा लिया। नॉर्मल खाया, हेल्दी वेजिटेबल्स भी लिए भी, बट वो कोई 12 बजे तक मैंने खाना खाया, कोई 8 बजे 12 बजे तक सुलाफे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, जैसे घबराहट नहीं हो रही होती कि यहाँ पे चढ़ा हुआ है खाना। Because मैं आपका उठूं, मैं वॉक brain करूं, मुझे busy मेरे है। मियाँ ने 2 दफा कहा हो क्या रहा है, मैंने कहा बेब आप तो बाहर से खाना खा के आ गए, बच्चों ने क्योंकि खुद सबने हमजा, कमाल, हसन, नूर सारे कुछ चल रहा था, तो बस उन्होंने कहा कि जी हमने करना है, खा लिया। अच्छा फिर वो मीठा भी लिया, मीठा शुक्र है मैंने नहीं खाया, लेकिन सुलाफे अभी भी ना मेरी तबीयत, वो जो कहते हैं ना हालत गैर हो रही है, वो होता है, वो फिर मोटिवेशन नहीं होगी बिकॉज एक डेंस चीज आपने ले ली, अब आपका सिस्टम ज्यादा काम कर रहा है, रात आपकी नींद बुरी पूरी गुजरती नहीं है और होगी। सुबह इंसान उठता है भूख के हौके के साथ। बिल्कुल, कि because भाई आदत पड़ मुझे गई कहीं होती से है। अब खाना में, उस वक्त फिर आपको पागलों वाली भूख लगती है बिल्कुल। क्योंकि सिस्टम आपने अपना उल्टा कर फिर दिया। वो विशियस साइकिल चलता जाएगा, फिर आप ज्यादा खाएंगे, फिर आप चीट की तरफ जाएंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर ज्यादा खाएंगे। अब इसमें एक अच्छी चीज आपने जिसमें बोल रही हैं लोगों को मैं ये बता दूं, स्टेक की बात करें जो भी, बट वो होममेड था, यही अगर आपने बाहर से खाया होता इससे ज्यादा और बुरी हालत होती, बट घर का था। दूसरा ये कि हम और क्यों आप जब कहते हैं उसके सॉसेस वगैरह और चीजें घर पे बनाते हैं ना व्यूअर्स, वैसे तो स्टेक बाय इटसेल्फ बहुत मजे का होता है, लेकिन अगर उसके साथ आप कोई सॉस भी बनाते हैं, जब आप खुद बनाते हैं ना आपको पता होता है इसमें मैंने मक्खन इतना डाला है, मैंने क्रीम इसमें इतनी डाली है, मैंने इसमें बिल्कुल। फ्राई करने के लिए ऑयल इतना, क्योंकि जो भी आप अगर मशरूम सॉस कोई भी सॉस बनाते हैं उसमें मक्खन भी जाता है, उसमें क्रीम भी जाती है, बिल्कुल। और भी चीजें डालती हैं, सो आपको पता होता है
अब आपको पता है कि यार मैंने 1 टेबल स्पून इसका डालना है सॉस का और इसी के अंदर लगा के मैंने बाकी का खाना है। रेस्टोरेंट में तो एक सलाब आया हुआ होता है और हमें वही टेस्ट लगता है। घर का खाना हम अक्सर कहते हैं इतना सादा में। और आपको पता है जुगन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अब आपको नींद नहीं आ रही थी, ठीक है, अब आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा था, उसके बाद अगर आपको लगता भी कि खाना डाइजेस्ट हो गया है, ब्रेन आपका बिजी है उसको डाइजेस्ट करने में, स्लीप के फायदे नहीं मिल रहे। बहुत सारे लोग जब उठते हैं कहते हैं नींद आ रही है, फिर भी नींद आ रही है, क्यों आ रही है? इसी वजह से कि आपकी नींद एक्चुअली पूरी नहीं हुई, आप स्लीप के स्टेजेस पर नहीं। और इसीलिए इवन दो सर्दियों में 10 बजे का टाइम है, हॉल का धौल बंद हो जाता है, लोग फिर भी 2-3 बजे तक उनकी आंख नहीं लगती। कुछ लोग तो ऑब्वियसली फैमिली ये वो, आप घर पहुंचे सारा कुछ हुआ, अच्छा 11 बज गए, फिर वो जो शादी का मुर्गन खाना खाया था वो यहाँ चढ़ा हुआ होता है, यहाँ चढ़ा होता कावे और ये और वो, फिर कुछ 2 बजे जाके आंख लगती है। अब फिर आपने अगले दिन रात को शादी अटेंड करनी है और आपकी रात भी बुरी गुजरी है। व्यूअर्स, सेहत के लिए नींद भी जरूरी है। नींद की इंपॉर्टेंस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सुलाफे नकवी हमारे साथ हैं और अब हमें ज्वाइन किया है फ़हीम अहमद राना ने। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फिटनेस कंसल्टेंट है और मेरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ये गोल होता है कि जहाँ पे ख़वातीन की बात हो रही है वहाँ पे मर्द हजरात एंड यंगर जनरेशन की भी बात करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज इट्स अ मॉर्निंग शो, सिर्फ ख़वातीन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब भी घर में कोई एक बंदा अपनी फिटनेस के बारे में कॉन्शियस होता है तो, और अगर वो मैरिड हो तो यूजुअली स्पाउस भी, मियाँ या बीवी भी सपोर्ट में कहते हैं कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ कर लेती हूँ। सो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो फ़हीम? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर अगेन। अच्छा फ़हीम, ये बताएं कि हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी नज़र में एज ए स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए फिटनेस एक्सपर्ट क्या है? देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल में 3 चीज़ों की हम बात करते हैं। एक तो है कि बैलेंस्ड डाइट, बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड्स का इंतखाब करना, जिसमें आप ना सिर्फ अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स पे सिर्फ फोकस नहीं करेंगे, यू विल आल्सो फोकस ऑन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आपने हमेशा जब आप न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे वो प्लेन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, उसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलेंगे। जब आप होल ग्रेन्स खाएंगे, जब आप होल व्हीट की रोटी खाएंगे, होल बार्ले की रोटी खाएंगे, तो विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरा एलिमेंट क्या है, वो है फिजिकल एक्टिविटी का। मूवमेंट पे हम बात कर रहे थे कि मूवमेंट इज़ लाइफ, यूज़ इट और लूज़ इट। अगर आप ह्यूमन बॉडी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये सख्त मेहनत के लिए बनी है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, ये तगड़ी टांगें, ये तगड़े लिम्स, अपर लिम्स भी आपकी, ये टोर्सो, ये सख्त मेहनत के लिए बना है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, यू विल स्टार्ट लूजिंग मसल मास वेरी क्विकली। दूसरी ये चीज़ है। तीसरी क्या चीज़ है, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि एक हद तक आपके कंट्रोल में, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर स्लीप मैनेजमेंट है। जो स्लीप डिप्राइव्ड, अभी हम ब्रेक से पहले ये कहते हैं ना, ब्रेक के बाद नींद की बात करेंगे कि नींद कितनी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक है इन इटसेल्फ। जी बिल्कुल। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू लूज फैट इफेक्टिवली, यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू बिल्ड मसल आइदर। मुझे इस बात पे हैरत होती है फ़हीम और सुलाफे, जो मुझे शॉक करती है चीज़ कि हर बंदा बात कर रहा है पानी की इंपॉर्टेंस पे भी बात, अब शुक्र है लोग करते हैं शुक्र है कि पानी पिएं, हर्बल वाटर्स तो ये तो वो अपनी जगह है, लेकिन वो एक सेपरेट चीज़ है। पानी की मिकदार 8 से 10 ग्लास पीने ही पीने, और सर्दियों में तो 12 ग्लास पीने चाहिए, क्योंकि आपने ऐसी जगहों पे बैठना है जहाँ पे आपने कॉन्स्टेंटली डिहाइड्रेट होना है। हीटरों की जान नहीं छोड़ते, किचन में भी जाते हैं तो चूल्हे के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। सो बात ये कि आपको डिहाइड्रेट करती है चीज़ें, तो आपने जो चीज़ें करनी है उसके साथ करें, बट पानी को आप चाय के साथ नहीं। अब जैसे कि अगर मैं एक चाय का कप पी रही हूँ तो इसको कवर करने के लिए मुझे 2 ग्लास पानी पीने हैं, तो फिर इसमें से जो मुझे डिहाइड्रेशन होगी या जो वाटर जो खारिज होगा, क्योंकि ये डायरेटिक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जी। बट स्लीप के ऊपर, नींद के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। ये लोग जरूर चेक करते हैं कि हम कैसे सो सकते हैं या कैसे हम एक कंफर्टेबल नाइट लें, नींद की हमारी पूरी करें, लेकिन कोई बात नहीं करता कि वजन के लिए कम करने के लिए, वजन को मेंटेन करने के लिए, अपने दिमाग को सही चलाने के लिए, हर चीज के लिए नींद कितनी जरूरी है। एग्जैक्टली। मैं एक पॉइंट यहाँ ऐड करता चलूँ कि हम अभी इसका आपके हार्मोन्स पे इम्पैक्ट नहीं, उस पर बात नहीं करते। व्हेन यू आर अवेक लेट एट द नाइट, तो आपका इंसुलिन लेवल नीचे आ ही नहीं सकता, आपका इंसुलिन लेवल हाई रहेगा, और जब आप स्लीप डिप्राइव्ड होंगे तो कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस को कंट्रोल करने का हार्मोन है, वो भी एलिवेटेड रहेगा, जो बाय द वे वजन कम करने के बजाय वजन आपका बढ़ाता है। एग्जैक्टली। ये मैं तो बताने आप लगा, फुल डाइटिंग कर रहे हैं,
आप फुल एक्सरसाइज कर रहे हैं, नींद नहीं पूरी कर रहे, समझ नहीं आ रही कि यार वजन स्टक हुआ हुआ है, बल्कि यार हर हफ्ते 1 पाउंड बल्कि बढ़ ही जाता है और हम तो बिल्कुल ही भूखे मर रहे हैं। जी, भूखे भी नहीं मरना। ये दोनों जब एलिवेटेड रहेंगे, इंसुलिन और आपका कोर्टिसोल, ये दोनों मिलके एक एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, एलपीएल, जो कि फैट स्टोरेज एंजाइम है। आप नींद पूरी नहीं करते, आप रात को लेट तक जागते हैं, बॉडी आपकी स्ट्रेस में है, ये दोनों एलिवेटेड हैं क्रॉनिकली कई सालों से, और आप जितनी मर्जी वर्जिशें कर लें, इफेक्टिवली वजन कम नहीं कर सकेंगे, ना ही मसल बिल्ड होगा। अब ऑनेस्टली आप कितने घंटे रात को, आप कितने घंटे कोशिश करती हैं नींद पूरी करने की? 8 आवर्स, मेरी अभी भी 8 आवर्स। मैं, आपको शौक लगेगा सुन के कि मैं 8:30 पौने 9 सो चुका होता हूँ, और आप अंदाज़ा लगा लें मैं काफ़ी अर्ली उठता हूँ, 7 to 8 आवर्स मेरी कोशिश होती है पूरी करूँ। आप देखें ना, वही वाली बात आ गई व्यूअर्स, फिटनेस से जो भी लोग वाबस्ता है, जिनके पास नॉलेज है, और देखिए नॉलेज इज़ पावर, और ये वो ख़जाना है। और नॉलेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल में जो आप जो पढ़ते हैं, ये ज़िंदगी के ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम हर वक्त ये लेक्चर दे रही होती हो, क्यों? मैं चाहती हूँ हर इंसान भरपूर अंदाज में ज़िंदगी गुजारे। मैं चाहती हूँ कि 60-70 साल की उम्र पे जो लोग हैं वो मैराथन भी रन करें। अब न्यूयॉर्क में मैराथन हुआ, मैं देख रही थी 70-70, 80-80 साल के लोग भी भाग रहे थे भाई, बिल्कुल मैराथन का हिस्सा थे। मैराथन यानी कि रनिंग 24 माइल्स थी, कि पता नहीं कितनी माइल्स थी जो भागे हैं लोग। हमारे यहाँ तो नैप भी बहुत बुरी बात है। नैप क्यों लेना है? कि मतलब नैप क्यों? सोए क्यों बीच में? क्यों ले गए दरमियान में, आप क्यों सो गए? हालांकि वो आपको रिचार्ज करेगा, आपको ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है काम में वो बढ़ाएगा और आपका मूड अच्छा करेगा। अच्छा, अब सर्दियों में आपकी क्या टिप्स हैं जो आप शेयर, क्योंकि सुलाफे ने तो शेयर किया, आई वांट टू नो कि व्हाट आर योर टिप्स, क्योंकि नींद पे मैं इसलिए आज ज़्यादा फोकस करना चाह रही थी कि लोग जो है ना इस विंटर में तो सबसे ज़्यादा, दिन में भी इवेंट्स हैं, रात को भी इवेंट्स हैं, नौकरियां अपने साथ साथ लोगों की चल रही हैं, जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो भी है, बच्चे भी बेचारे रात के 1:30, 2-2 बजे सोते हैं और सुबह फिर 6 बजे उनको जागना होता है स्कूल जाने के लिए। कितनी ज़्यादती है। जी। प्लीज़ बच्चों को स्कूल डेज़ पे तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, शादियों पे मत लेके जाया करें। ये मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करती हूँ। कोई आपकी फैमिली का बंदा नाराज़ होता है, कहता है जुगन आप से रब्ता करें, सीरियसली सही बात है। बच्चे रुल जाते हैं, ये उनकी ग्रोइंग एज होती है। सो विंटर में आप क्या टिप्स देंगे? विंटर्स में 2 चैलेंजेस हैं। एक तो फिजिकल एक्टिविटी का, क्यों है चैलेंज कि आप ज़्यादा स्टिफ फील करते हैं, उठने का दिल नहीं कर रहा, सर्दी लग रही है, अकड़े हुए जिस्म, अच्छा यार कर लेते हैं एक्सरसाइज, अच्छा चले जाते हैं जिम। इसको आपने एक तो हैंडल करना है। दूसरा, आपने इवेंट्स की बात की, इसके अलावा भी जो हमारा जो कल्चर है, सर्दियों में पकवान इस तरह के पकते हैं, गाजर का हलवा आ रहा है जी, मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, पेठे का हलवा, दाल का हलवा, गुलाब जामुन गरम गरम। जी, तो मुझे ये भूख लग रही है कुछ, मुझे नहीं लग रहा कि हम अच्छा पैगाम इस वक्त दे रहे हैं। इस वक्त हर बंदा अपना फ्रिज खोल के ना मीठे ढूंढ रहा है इस वक्त। हाँ जी, तो फिजिकल एक्टिविटी में मेरी टिप क्या है कि अगर आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं, फ़र्ज़ करें अगर आप अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं, तो ये कोई आप पे फ़र्ज़ नहीं हो गया कि सुबह ही करनी है, अब सर्दी में नहीं उठा जा रहा, भाई चेंज कर लें, आप कर सकें जब उस टाइम कर लें, जब ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप। लेकिन अगर सुबह एक्सरसाइज करें ना तो पूरा दिन एक्टिव गुजरता है फ़हीम। ये तो बेस्ट है, छोड़ने से तो बेहतर है ना। बिल्कुल, हाँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कि चीज़ है। आपसे मैं की नहीं जा ये रही। करती थी पिछले, मैंने आपको बताया पिछले 2 हफ्ते से ज़रा मैं लीजी हुई नहीं हूँ, और आज मैंने बाकायदा एक, मैं ऑन एयर आपको कमिट कर रही हूँ व्यूअर्स कि आज मैं फिर वापस अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ जाऊँगी, बिकॉज आई डोंट फील गुड। और मैं एक्सरसाइज व्यूअर्स वजन कम करने के लिए कतन नहीं कर रही, मेरा वेट ऑलरेडी कम हो चुका है, और बहुत लोग मुझे कह भी रहे हैं कि प्लीज़ अब रुक जाओ या थोड़ा इससे वापस ज़्यादा चढ़ा कम लो। ना सो द पॉइंट इज, मैं एक बहुत कंफर्टेबल साइज पे हूँ, आई डोंट वांट टू लूज मोर वेट, बट एक्सरसाइज के बगैर मुझे लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। मिसिंग है। जी, और अगर सुबह को आपकी एक्सरसाइज मिस हो जाती है, दोपहर को कर लें, दोपहर को मिस हो जाती है, शाम को कर लें, एक्सरसाइज जरूर करें, जी, एब्सोल्युटली। चहलकदमी करें, कुछ एक्टिव, बच्चों को पार्क ले जाए, बच्चे खेल रहे हैं प्ले एरिया में जहाँ पे झूले बूले होते हैं, आप अपने राउंड्स कर लें, 100 ऑप्शंस होते जी, मूव करना है आपने, आपका टारगेट ये है। मैंने तो बड़ा अरसा पहले एक्सरसाइज के वर्ड को रिप्लेस कर दिया हुआ फिजिकल एक्टिविटी से, क्योंकि एक्सरसाइज सुन के कुछ लोगों को लगता है ये कोई जबर है, ये कोई जुल्म है, और एवरीबडी इज़ नॉट बिल्ट टू लिफ्ट हैवी वेट्स। आपको जो पसंद है ना मेरे भाई या मेरी बहन, आप वो करें। आपको बैडमिंटन पसंद है, आपको रनिंग पसंद है, आपको क्रिकेट, अब फुटबॉल। विंटर में ये आइडियल टाइम। अब कल बच्चे बाहर बाप के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, सो द पॉइंट इज, बहुत एक ये अच्छा ऑप्शन है। लाइक फैसल मुझे कह रहा था कि यहीं पे बच्चों के साथ लेगो के साथ कुछ बना लेता हूँ, मैंने कहा प्लीज़, यानी
अब तो सीजन आया है कि बच्चे प्रॉपरली बाहर खेल जी। सकते हैं और आप भी जा सकते हो, तो फिर वैसे गए बाहर। बट वही है ना, आपको एक दूसरे को पुश करना पड़ता जी। है। वेरी राइट। और अगर फैसल ना करते तो मैं चली जाती बाहर साथ करने खेलने के लिए। बट बात ये कि देखिए, अगर आप अपने बच्चों को छोटी उम्र पे आदत नहीं डालेंगे एक्टिव जी। होने को, तो हमारी एज पे आके तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। मैं एक्टिव इसलिए हूँ क्योंकि बचपन में वॉलीबॉल भी खेला, क्रिकेट भी खेलती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके अलावा नेटबॉल भी खेलती थी, बैडमिंटन, ये सारे स्पोर्ट्स खेले, और स्विमिंग। बिकॉज आई यूज टू प्ले दी स्पोर्ट्स स्कूल में, तो अब जब मैं ज़्यादा देर इनएक्टिव रहती हूँ तो मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल के बच्चे स्क्रीन से हटते ही नहीं है। पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल आपने बनाना है ना, कल्चर डेवलप करना है घर में। बच्चे देखेंगे मामा पापा दोनों करते हैं एक्सरसाइज, दोनों फिजिकली एक्टिव हैं, तो वो बचपन से देख रहे हैं, वो भी इन्वॉल्व होंगे। मैंने भी कल क्रिकेट खेली अपनी बेगम और बच्चों के साथ, जिक्र हुआ जैसे। तो आपका ऑफ डे संडे, आप इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जब आप देख रहे होंगे, बेटा देखेगा जी पापा जाते हैं, बेटी देखेगी मामा एक्सरसाइज करती हैं, तो उसको भी शौक पैदा होगा, समझ आएगी। पार्ट ऑफ लाइफ जब आप बनाएं, और कैसे बनेगा पार्ट ऑफ लाइफ, जब आप शॉर्ट टर्म नहीं सोचेंगे कि जी 3 महीने मैंने वज़न कम करना है, शादी है फलां की, उसके पार्टी। जब आप उसको भाई इंटेंसिटी नीचे लाएं, मॉडरेट कर लें, भाई 3 दिन कर लें, लेकिन सस्टेनेबल इसको रखें। जैसे रोटी खानी है ना मरते दम तक, ऐसे ही आप एक्सरसाइज का एक बना लें इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना आपको करनी पड़े कि मैं अलग से कुछ कर रहा हूँ, मेरी रूटीन है भाई, करना है आपने। और वही चीज़ है ना व्यूअर्स, जो चीज़ हम बचपन से करते हैं ना, वो फिर हमारी ज़िंदगी का एक रेगुलर हिस्सा बन जाती है। और फिर जब हम नहीं करते तो हमें महसूस होता है कि यार वे नॉट। लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। आपने रिसेंटली इंजरी एक इनकर की। हाँ जी, और वो उस वजह से अपनी बद एहतियाती की वजह से, वो ये था कि मसल तो ऑलरेडी मेरा फिटीग में था, बिकॉज़ वो वीक मेरा बहुत बिजी था, और आगे मुझे था एक इवेंट आ रहा है, तो उससे पहले मैं उन मिनट्स को कंप्लीट कर लेती हूँ। कभी कभी फिटनेस वालों के साथ भी चीज़ होती है। मैंने 1 आवर 2 दिन एक्सरसाइज की, उसमें कुछ एक्सरसाइज ऐसी थी जो शोल्डर की थी। उसके बाद 4 दिन के बाद मुझे हल्का हल्का पेन शुरू हुआ, और एकदम से वो मेरे नेक के पीछे, जैसे हम ट्रिपीजियस कहते हैं, जो फिटनेस वाले होंगे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रोम्बॉइड, उस साइड पे पेन, स्टैबिंग पेन स्टार्ट हुआ। उसके बाद मेरे हाथ नम हुए, हाथ नम होने के बाद मेरी ग्रिप ख़त्म हो गई, और मैं मुंह तक नहीं धो सकती थी। उससे मुझे समझ आई कि जब हम दूसरों को भी कह रहे होते हैं, मैं आज यही मैसेज अपनी चीज़ भी शेयर करके यही कहूँगी, एक्सट्रीम पर किसी चीज़ के भी मत जाएं। हमें होता है एक्सरसाइज करें, वो ज़्यादा कर लेंगे तो फिर शायद खाना जो है ना, हम ज़रा सर्दियों में ज़्यादा खा सकेंगे, निहारी खा सकेंगे, गरम गरम खाना, और वो भी हैवी किस्म का ज़्यादा खा सकेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि बद एहतियाती किसी भी चीज़ की ना करें, और एक्सट्रीम पर एक्सरसाइज के भी मत जाएं। अपने आप को रिकवरी में भी आपने उतना ही टाइम देना होता है जितना आप, स्पेशली एक मसल को भी हम ये कहते हैं 48 आवर्स से 72 आवर्स का आप देते हैं रेस्ट। वो रेस्ट नहीं आया मेरे मसल को, और उसके बाद वो टीयर आ गया, वो टेयर आ गया। सो वही वाली चीज़ है ना कि व्यूअर्स, जहाँ पे हम मशवरा दे रहे हैं कि करें, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप पिछले 6 महीने से आपने कोई हिलजुल ही नहीं की और सडनली आप जो है वो 1.5 घंटे की वॉक पे निकल जाएं, ट्रैकिंग चले जाएं। खुदा का वास्ता है, बैलेंस के साथ। बिल्कुल 15-20 मिनट से स्टार्ट करें, फिर अपने आप को 25 मिनट्स पे लेके जाएं, 30 पे लेके जाएं। बॉडी को भी बिल्डअप होने के, गाड़ी को भी आप स्टार्ट करते हैं, उसको वार्म होने देते हैं, फिर आप उसको आगे लेके चलते हैं। मैं गाड़ी का इसलिए एग्जांपल देती हूँ व्यूअर्स, क्योंकि मुझे हैरत होती है, जैसे कि आप लोग जब आए हो तो मैंने क्या बात की कि गाड़ी की ऑयल चेंज करना है, ये करना है, वो करना है, ज़्यादा ख्याल टायर, ये वो। हमें गाड़ी की बड़ी टेंशन होती है, बाइक की बड़ी टेंशन होती है, घर का हो हमने ज़मीन डलवानी है, अच्छा वो नींवें कमज़ोर हो रही हैं, हमने फलां चीज़ करनी है, ओहो पानी की लीकेज जो है। हम ये सारी चीज़ें ऐसे करते हैं कि जैसे इन चीज़ों ने हमें आगे लेके चलना है। और भाई जब जिस्म का भट्टा बैठ जाएगा तो फिर ये सारी चीज़ें कोई वैल्यू नहीं रखेंगी। बड़ी से बड़ी गाड़ी, बड़े से बड़ा घर, खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें कुछ मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि आप किसी जोगे ही नहीं रहेंगे। हाँ, जब हेल्थ ना हो फिर कोई लाइफ नहीं है। आपका पैगाम एंड में फ़हीम। हाँ जी, मेरा पैगाम ये है, मेरा पैगाम हेल्थ स्पैन पे है आज। कल एक बड़ा फ़नी कमेंट किसी ने मेरी सोशल मीडिया पे वीडियो पे किया। उन्होंने कहा जी कि इन एहतियातों का क्या फ़ायदा, मर ही जाना है। तो मैं ये पैगाम देना चाहूँ, अजियत में, जी, तकलीफ में, exactly. तड़प तड़प के मरना है या सुकून से चलते फिरते हुए दुनिया से जाना है? क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं चाहिए। देखिए लाइफ स्पैन एक टर्मिनोलॉजी है, कितनी जिंदगी, बीइंग मुस्लिम्स हमारा बिलीफ है जितनी जिंदगी है उतनी। बिल्कुल। हेल्थ स्पैन पे आपने फोकस करना है कि जितनी है सेहतमंद गुजरे, और सारी सेहतमंद गुजरे। सारी वो भी तो लोग है ना कि चलते फिरते, Exactly. कि सोए और सुबह जागे नहीं जी। और मतलब लोग कहते हैं कि देखें 85-90 पे उनको कोई बीमारी नहीं थी, कोई इशू जी। नहीं था, और माशाल्लाह देखे चलते फिरते दुनिया से गए। बिल्कुल ऐसे। आपने क्या अपनी आखिरी जिंदगी के 10-15 साल बेड पे व्हीलचेयर में या बेड पे गुजारने हैं? जी।
तो ये मेरा मैसेज है कि हेल्थ स्पैन पे फोकस करें कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी सेहतमंद अपने पैरों पे इंशाल्लाह चलते हुए गुजारें। उसके लिए यही काम आपने करने, फिज़िकली एक्टिव, अच्छी खुराक, नॉट नेसेसरीली एक्सपेंसिव खुराक नहीं, अच्छी खुराक, सादा खुराक खाएं, फिज़िकली एक्टिव रहें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, एंड दैट्स ऑल यू नीड। Thank you so much. Thank you so much, guys. Bless you. Sulafe, get better soon. खैर, now you're recovered, Thank you माशाल्लाह. so much. But again, वही वाली बात है ना कि अपने आप को भी इंसान को याद कराना पड़ता है that I have to be careful. And इस ये बॉडी जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, हमने इसकी रिस्पेक्ट करनी है व्यूअर्स, इसका रिगार्ड करना है, इसको फॉर ग्रांटेड ना लें। हम हज़ार चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, रिश्ते ताल्लुक भी जब फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं ना। तो जिस दिन आपके ब्रेन और आपके हार्ट और आपका सोल का आपकी बॉडी से कनेक्शन हो जाएगा ना, आप बेसिकली मर जाएंगे। सो अपने आप को वक्त से पहले अजियत और तकलीफ़ में ना डालें। हज़ारों मसाइल वैसे ही हैं, उनमें ऐड ना करें, उनको ज़रा माइनस करें। व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक में जाते जाते आपके साथ ऑफ कोर्स शेयर करना चाहूँगी कि आज फैज़ अहमद फैज़ साहब की डेथ एनिवर्सरी है। एक बेहतरीन पोइट और ऑथर, आप अपनी शायरी और पोइट्री की वजह से वर्ल्ड वाइड शोहरत हासिल आपने की। 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में आप पैदा हुए और 1947 में द पाकिस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर भी आपने बनाया। फिर फेमस बुक्स में आपके दस्ते सबा, नक्शे फरियादी, मेरा दिल और मेरे मुसाफिर और भी बहुत सी किताबें शामिल हैं। आपको लेनिन पीस प्राइज़ से भी नवाजा गया बाय द सोवियत यूनियन। उसके अलावा 1990 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से निशान इम्तियाज़ से भी आपको नवाजा गया। आपकी डेथ 20 नवंबर 1984 को लाहौर में हुई। अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। आपको ही हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे द ग्रेट फैज़ अहमद फैज़ को ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, आज हम याद कर रहे हैं द ग्रेट फैज़ अहमद फैज़ को, और एक ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में बात करने के लिए हमने 2 ग्रेट पर्सनालिटीज़ को इनवाइट किया है। इनको क्या इनवाइट करना है, ये तो इनका ही अदारा है, हम यहाँ पे मेहमान हैं। डॉक्टर सुगरा सदफ़, हमारी बहुत ही प्यारी आपी, जो एक बेहतरीन पोइटेस हैं, टीवी होस्ट हैं, राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, रिसर्चर हैं। फ़िलासफ़ी PhD में बेसिकली आपने PhD आपने की है सूफ़ीज़म में, और आपने एक किताब भी लिखी फैज़ साहब के लिए, सोशल फ़िलासफ़ी ऑफ फैज़ अहमद फैज़। सो ये बहुत ही खूबसूरत किताब भी आपने फैज़ साहब को अगर कहीं डेडिकेट की तो, और उन्हीं के बारे में आपने लिखी। दैन इसके अलावा सूफ़ी पोइट्री ट्रांसलेट की है आपने उर्दू और अंग्रेज़ी में, और अब विजदान इंस्टीट्यूट ऑफ सूफ़ीज़म की आप चेयरपर्सन हैं। एक ऐसा ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट जो ये ख़ुद ही जिसके ऊपर काम कर रही हैं और जिसको क्रिएट कर रही हैं सूफ़ीज़म को मज़ीद और प्रमोट करने के लिए, क्योंकि सूफ़ीज़म वो लैंग्वेज है, वो एक चीज़ है जिससे हर मज़हब का बंदा जो है वो कनेक्ट हो जाता है। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। ब्लेस यू। एंड देन वंडरफुल पर्सनैलिटी, वेरी लर्नेड राइटर, क्रिटिक, कॉलमिस्ट। आपने PhD की है उर्दू में, आप प्रोफेसर हैं द उर्दू डिपार्टमेंट के एट द पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। 2 बहनों के बीच में हमने आपको स्टक कर दिया है, लेकिन आज एक बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी पे हम बात करने जा रहे हैं। तो सर आपसे ही बात शुरू करेंगे कि आज फैज़ अहमद फैज़ साहब की डेथ एनिवर्सरी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आज 20 नवंबर है और 20 नवंबर 1984 इसी शहर लाहौर में जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, यहीं फैज़ साहब का इंतकाल हुआ, और मुहावरतन नहीं हकीकतन शायरी के, अदब के, दानिश्वरी के एक अहद का ख़ात्मा हुआ। लेकिन ये फैज़ साहब तो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन फैज़ साहब ने जो काम किया शायरी की सूरत में, और मैं तो ये कहूँगा कि शायरी के अलावा उन्होंने नस्र में बहुत काम किया, और ख़ास तौर पर उन्होंने पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से जो ख़यालात ज़ाहिर किए वो इस कदर अहम है। मैं ये चाहूँगा कि इसी आज के शो में उनका ज़िक्र ज़रूर होना चाहिए। शायरी का तो बहुत होता है। तो उन्होंने ये जो सारा काम किया वो आज भी मौजूद है, और वो उसकी जो मौजूदगी है सिर्फ़ लाइब्रेरियों में नहीं है, सिर्फ़ कुतुब खानों में नहीं है, उसकी मौजूदगी हमारी हकीकी ज़िंदगी में है। फैज़ साहब मकबूल तरीन शुरा में से हैं, और फैज़ साहब को ये जो मकबूलियत मिली थी वो हमारे आज के बहुत से जो मकबूल आम शुरा हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब हम कहते हैं कि फैज़ साहब
उर्दू के सबसे मकबूल शायर हैं। इकबाल के बाद उनकी शोहरत को कोई नहीं पहुंचता। इकबाल के बाद अगर कोई सही मानों में मकबूल और मशहूर शायर है और आवाम तक उसकी रसाई है, मुसलसल रसाई है, बाय एवरीवन, हाँ, तो वो सिर्फ फैज़ उन फैज़ है। लेकिन आजकल चूँकि और भी बहुत से शायर मकबूल हैं, इसलिए फैज़ साहब की मकबूलियत को उनसे अलग करना बहुत ज़रूरी है। फैज़ जो मकबूलियत होती है वो समाज के कई तबकात में होती है। हर सब समाज में कई तबके होते हैं। एक होता है सिर्फ शायरी को सुनने वाला, जिसका शायरी से कोई गहरा ताल्लुक़ नहीं होता। दूसरा तबका होता है जो शायरी का हकीकी ज़ौक़ रखता है, जिसने शायरी का मुताला किया होता है। तीसरा तबका वो होता है जो शायरी के बारे में इल्मी बातें सोचता है, जो शायरी को शायरी की तारीख़ में, अदब की तारीख़ में, आलमी अदब की तारीख़ में रख कर देखता है। तो फैज़ साहब इन तीनों तबकात में मकबूल हैं। यानी फैज़ साहब लोगों की ज़ुबानों पर भी हैं, लोगों के हाफ़ज़े में भी हैं और लोगों के कलम पे भी हैं। जो संजीदा नकाद हैं, जो साहिब इल्म और साहिब बसीरत नकाद हैं, उनके कलम पे भी फैज़ साहब की जो शायरी और उनकी लिखी हुई नस्र मौजूद है। फैज़ साहब की जो शख्सियत थी उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उनकी शख्सियत की तरफ हम अभी आएंगे सर, आपकी इजाज़त से। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। आज के दिन फैज़ साहब को याद कर रहे हैं और एक आपने जिस तरह कहा है कि एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, बहुत बड़े शायर, पाकिस्तान की सरज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, यहाँ बहुत सारे शायर पैदा हुए जिन्होंने अपना नाम बनाया, पूरी दुनिया में मारूफ़ हुए। उनमें फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ सरे फ़हरिस्त हैं कि जिन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान में जाना और पसंद किया जाता है बल्कि दुनिया में पसंद किया जाता है। और उसकी वजह क्या है कि फ़ैज़ ने इंसान की बात की है, इंसान की ज़रूरियात की बात की है, इंसान के एहतराम की बात की है और मुआशी आज़ादी की बात की है, जियो और जीने दो की बात की है। और फिर आप देखिए फ़ैज़ का जो फ़लसफ़ा है, आप उसको मैं तो उसको वहदतुल वजूद के करीब समझती हूँ, क्योंकि वहदतुल वजूद में हम समझते हैं कि खुदा की रूह हर बशर में है, हर मखलूक में, इसलिए उसका एहतराम करना है। तो फ़ैज़ ने दुनिया भर के लोगों की बात की है, दुनिया भर के लोगों से मोहब्बत की है और जियो और जीने दो का फ़लसफ़ा अपनाया है। और फिर ये सारी चीज़ें जो उनकी हैं, अगर आप शायरी की बात करें तो उसमें आपको क्लासिकी और रवायती शायरी को फिर जदीदियत के साथ आमाहंग करके जो उन्होंने अपना एक असलूब ख़ास मुतारफ़ करवाया, वो भी बड़ा दिल नशी है। और जो मुझे उनकी शायरी की सबसे जो खूबसूरत बात लगती है वो ये है कि वो एक नज़रिया रखने वाले शायर थे और उस नज़रिए को उन्होंने, हालांकि वो नज़रिया बड़ा कड़वा है, लेकिन उन्होंने उसको रोमान के कैप्सूल में, रोमानवियत के कैप्सूल में लपेट कर पेश किया है कि आप शायरी के ज़ाहिरी हुस्न को जब देखते हैं तो उसकी शेरियत से मुतासर होते हैं, उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होते हैं। वहाँ आपको एक औरत मर्द की मोहब्बत की कहानी दिखाई देती है, लेकिन जब कैप्सूल खोलते हैं तो अंदर ज़िंदगी की तलख़ी है, ज़िंदगी के मसाइल हैं। तो एक बड़े शायर का यही कमाल होता है कि वो शायरी को नारा नहीं बनाता बल्कि शायरी को जमालियाती सतह पर ले जाकर लोगों के करीब लाता है। डॉक्टर साहब, पर्सनैलिटी, क्योंकि जैसे कि आपने कहा उनकी शायरी और उनकी लिखी हुई चीज़ें तो सब पढ़ते ही हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल जो पर्सनैलिटी है, क्योंकि देखिए हर इंसान जो भी चीज़ लिखता है या पेश करता है, मंटो को भी अगर आप देखें तो उनका एक पूरी ज़िंदगी थी और उनका एक पूरा लाइफस्टाइल था और बहुत से लोगों ने उनकी लाइफ के ऊपर फिल्म बनाई, डिफरेंट चीज़ें बनाई, क्योंकि उनकी लाइफ स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो फैज़ अहमद फ़ैज़ साहब से ज़्यादा इंटरेस्टिंग किसकी लाइफ स्टोरी होगी? जी, फैज़ साहब ने दो ज़माने देखे, एक नौआबादियाती ज़माना और एक उसके बाद आज़ादी के बाद का ज़माना। और इन 20वीं सदी के इन दो ज़मानों में बहुत सी तब्दीलियाँ हुई, बड़े बड़े इनकलाब आए, दो बड़े इनकलाब आए, रशियन इनकलाब आया, ईरान का इनकलाब आया। फैज़ साहब ने ये दोनों इनकलाब देखे। दो आलमी जंगें हुई, एक तो उनकी पैदाइश के कुछ अर्से बाद, लेकिन दूसरी आलमी जंग के दौरान तो फैज़ साहब जो थे वो फ़ौज की मुलाजमत में थे, तो उन्होंने ये देखा, फिर आज़ादी और फसादात ये देखे, फिर तरक्की पसंद तहरीक, उस ज़माने की सबसे बड़ी तहरीक थी, उसको देखा। फिर सबसे बड़ा फैज़ साहब की शख्सियत को बनाने में मैं समझता हूँ कि वो नाम नहाद जो साजिश केस है, रावलपिंडी साजिश केस, इसका बहुत असर था। आदमी पहचाना जाता है जब उस पर मुश्किल वक्त आता है। मुश्किल आदमी को या तो तोड़ देती है या फिर हम बहुत मजबूत बना देती है। तो फैज़ साहब ने 4 साल और कुछ माह जो जेल में गुजारे, पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जेलों में, फैसलाबाद, सरगोदा, हैदराबाद और सबसे ज़्यादा मोंटगोमरी जो अब साहिवाल है वहाँ गुजारे थे। तो इसका असर फैज़ साहब की शख्सियत में भी हुआ और उनकी शायरी पर भी हुआ।
फिर एक और चीज़ है कि फैज़ साहब ने बहुत तजर्बात किए ज़िंदगी, वो बहुत दुनिया में गए, रशिया गए, जिसका नतीजा उनकी किताब महसाल आशनाई में मिलता है। उन्होंने उसको देखा और वहाँ फैज़ साहब की मुलाकात कई आलमी अदीबों से हुई। उनकी मुलाकात सार्त्रे से हुई, एहलिया एहरनबर्ग से हुई, पाब्लो नेरूदा से हुई और नाज़िम हिकमत से हुई। फिर इसके बाद जब ज़िया का ज़माना आया और वो जिलावतन हुए तो उनकी वो बैरूत गए, वहाँ के यासर अरफात से मुलाकात हुई, एडवर्ड सईद से मुलाकात हुई, महमूद दरवेश, इन लोगों से मुलाकात हुई। तो इन सब तजर्बात ने और इस तरह की जो अदब की जो मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं, यूरोप की अदब की रिवायत, अफ्रीकी अदब की रिवायत, एशियाई अदब की रिवायत और ख़ुद जो अरबी अदब की रिवायत, अरबी में उन्होंने MA किया था, अंग्रेज़ी अदब का बहुत मुताला किया था और उन्होंने रशियन अदब का बहुत मुताला किया था। इस सब का असर फैज़ साहब की शख्सियत पे हुआ और ये असर क्या था कि उनके अंदर एक वसीउल मशरबी आ गई थी। हमारी क्लासिकी शायरों के यहाँ बहुत एक वसीउल मशरबी थी। अभी सुगरा ने जिक्र किया वहदतुल वजूद का, तो वहदतुल वजूद दरअसल वसीउल मशरबी का एक मजहबी या एक मुतसव्विफ़ाना फ़लसफ़ा था। ये आगे चल कर बहुत काम होती गई। तो फैज़ साहब की शख्सियत में ये वसीउल मशरबी मौजूद थी, अगरचे उनका ताल्लुक़ तरक़ीब पसंद तहरीक से था जो एक नज़रियाती तहरीक थी, लेकिन वो उस नज़रिए तक महदूद नहीं रहे और उन्होंने उन लोगों को भी पढ़ा जो इतने नज़रियाती नहीं थे। तो उन मसल में उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मेरे जो शायरी पर ज़्यादा अगर असर है, अगरचे मैंने दाग को पढ़ा, इकबाल को पढ़ा, अमीर मीनाई को शुरू में पढ़ा, हसरत मोहानी को पढ़ा, अख्तर शिरानी को शुरू में, लेकिन सबसे ज़्यादा सौदा का असर कबूल किया, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का, और इसके अलावा लोरका का असर बहुत कबूल किया। और लोरका से कहते हैं मैंने इस्तारा का सीखा। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ रशियन तरक़ीब पसंद तहरीक से तल्लुक़ है तो सिर्फ रशियन लिटरेचर पढ़ूंगा, ये तो एक तंग नज़री होती। तो उन्होंने दुनिया भर का अदब पढ़ा। तो इतने मुतनव्वे तजर्बात और इतने मुतनव्वे किस्म का अदब पढ़ने से फैज़ साहब की शख्सियत में एक सही रोशन ख़याली, तंग नज़र रोशन ख़याली नहीं, तमाम लोगों को कबूल करना, लोगों के दुखों को कबूल करना और इसके अलावा जमालियात को कभी नज़रअंदाज न करना। और देखिए डॉक्टर साहब, अक्सर जब इंसान कामयाब होता है या एक कामयाब मतलब आप लोग आपको पढ़ रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इंसान के अंदर, अच्छा वर्ड नहीं है बट चलें, फ़िरौनियत सी आनी शुरू हो जाती है, मैं में इंसान पड़ जाता है। लेकिन फैज़ साहब कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहे और ग्रो करते रहे। बिल्कुल। क्या कहें? अच्छा, डॉक्टर साहब ने जो भी बात कही, उनकी तालीम के हवाले, उनके जो लोगों से ताल्लुकात थे या उन्होंने जो अदब पढ़ा, ये बिल्कुल एक वाज़िया असर डालता है इंसान की शख्सियत पर। लेकिन फैज़ साहब के घर के माहौल ने भी उन पर बहुत असर डाला। उनके वालिद बैरिस्टर थे और बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, कानून पर उनकी 1-2 किताबें भी हैं, और जो उस शहद के बड़े बड़े नामवर पढ़े लिखे लोग थे, उनका फैज़ साहब की तरफ उनके वालिद के साथ मिलना जुलना था और उनके घर वो लोग आते थे। तो फैज़ साहब को शुरू में एक इल्मी अदबी माहौल मिला जिसमें वो करीने से गुफ्तगू करना सीखा, उन्होंने लोगों को फेस करना, सवाल करना, महफ़िल में बैठने के आदाब और बर्दाश्त करना। तो ये सारी चीज़ें भी उनकी शख्सियत में हमें नज़र आती हैं। और फिर वैसे अगर जेनेटिकली भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इंसान की तबीयत में होती हैं, कुछ माहौल से सीखता है, कुछ किताबों से सीखता है, कुछ खुदा की अता होती है। तो फैज़ साहब की शख्सियत एक इंतहाई बुर्दबार, हलीम, सुलझी हुई, मोहब्बत करने वाली, एहतराम करने वाली, मिटी हुई। वही कि किसी ने पूछा 70 फ़िरक़ों में से आप किस से मुत्तफ़िक हैं, उन्होंने कहा कि 70 से मुत्तफ़िक हूँ। तो अशफ़ाक़ अहमद ने एक फ़ैज़ साहब के बारे में, मैंने जिस तरह पहले कहा कि मैं तो फ़ैज़ को सूफ़ी शायर समझती हूँ, उनकी शायरी में बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जो उनको सूफ़ी शायर बनाते हैं और उनकी बनाती हैं और जो उनकी शख्सियत की खूबियाँ हैं। तो अशफ़ाक़ साहब ने एक दफ़ा एक बार उनके बारे में लिखा, वो कहते हैं कि अगर फैज़ साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होते तो उनके चहीते लोगों में होते, और जहाँ कोई जाबर, कोई सरकश बंदे की किसी हरकत की ख़बर आती तो वो कहते कि फ़ैज़ को भेजो, ये धीमा है, ये उनको अच्छी तरह समझा लेगा। तो फैज़ साहब की जो शख्सियत है वो मेरे ख्याल है कि एक ऐसी शख्सियत है कि जिस तरह इंसान को होना चाहिए, एक पढ़ी लिखी, एक बाशऊर, दूसरों को बर्दाश्त करने वाली, समझने वाली। और फिर फैज़ साहब की शायरी में और उनकी शख्सियत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, नफ्सियाती हवाले से, फ़िलसॉफ़िकली। उनके जब मैं उन पर थीसिस कर रही थी तो मैंने बहुत सारा उनको पढ़ा, उनके बारे में जो लोगों ने लिखा है वो भी पढ़ा। तो उनकी एक जेल से एक ख़त उनका जो है और गुफ्तगू है वो बड़ी डॉक्टर साहब अहम थी।
उसमें उन्होंने लिखा कि जब मैं यहाँ बंद हूँ तो मेरे ख़यालात पर अजीब सा असर पड़ा है, और फिर मुझे पता चला है कि वो हमारी ख़वातीन के जिनको घरों में ज़बरदस्ती बंद कर दिया जाता है, बाहर की दुनिया में राब्ता नहीं करने दिया जाता, उनकी फ़ितरत में वो चीज़ें कैसे पैदा हो जाती हैं कि वो बहुत सारी मनफी चीज़ें पैदा हो जाती हैं, क्योंकि जब आप किसी का रास्ता रोकते हैं, उसको बंद कर देते हैं और कुछ तो कुछ उसके ऐसी फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं। तो इस तरह फैज़ की शायरी में, उनकी शख्सियत में मेरा ख्याल है बहुत सारे रोशन पहलू हैं। बिल्कुल। यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। आपका बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ कलाम मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, आइए उसको सुनते हुए ब्रेक में जाते हैं, वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। मुझसे पहले
क्या बात है। आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं फैज़ अहमद फैज़ को, और जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, इतनी ग्रेट पर्सनालिटी को ट्रिब्यूट पेश करना कोई आसान काम नहीं है। लिटरली टिप ऑफ द आइसबर्ग भी हम नहीं टच कर पाए, लेकिन ऑब्वियसली आप आज सारा दिन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे फैज़ अहमद फैज़ से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की प्रोग्राम्स और चीज़ें देखते रहेंगे, और कोशिश यही है कि जो इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं, ऐसे इम्पॉर्टेंट लोगों के, ऐसे लेजेंड्स के, उन पर बात करनी ज़रूरी है ताकि हम अपनी यंगर जनरेशन को भी थोड़ी गाइडेंस दे सकें। हमारे साथ द ग्रेट डॉक्टर सुगरा सदफ़ हैं एंड डॉक्टर नासिर अब्बास नईम। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि देखिए फैज़ की जो एक विज़न है, जो एक गोल था, एक ऑब्जेक्टिव था, एक मैसेज अक्रॉस करने का, वो सिर्फ आपके, मेरे या बुज़ुर्गों के लिए नहीं था, वो हमारी यंगर जनरेशन और हमारे नौजवानों के लिए भी एक बड़ा सॉलिड मैसेज था, इवन छोटे बच्चों को भी। सो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि देखिए यूथ 64% हमारी पॉपुलेशन है ही यूथ जी। उन्हीं को गाइड करना इस वक्त हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि हम आपस में ही बातें करते रहें। इफ यू नो व्हाट आई मीन। पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको कनेक्ट होना चाहिए अपनी सारी रिवायत के साथ, अदब के साथ। अदब की रिवायत के साथ, हमारी जो तहज़ीब की रिवायत है उसके साथ, और इस तहज़ीब में जितने फ़नून हैं उनके साथ। हमारी इस नस्ल का एक अलमिया ये भी है, मैं अब एक सरकारी यूनिवर्सिटी और इस मुल्क की सबसे बड़ी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हमारी यूथ इस कदर मुनक़ता है इन तमाम बड़े लोगों से, उनको मालूम ही नहीं है कि हमारे किस किस शोबे में क्या क्या मशाहिर हैं। क्योंकि वही बात जो मैंने शुरू में कही सर, बच्चों के, क्योंकि वो आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे भी है, तो मुझे यही बात तो हैरान करती है कि हमारा बच्चों का सारा फोकस सोशल मीडिया और गैजेट्स है जी। वो सिर्फ वेस्टर्न कल्चर से, हमारे इधर ईस्ट के बच्चे इंस्पायर्ड हैं। वेस्ट कल्चर का भी बहुत मामूली सा एक सरसरी और सतही से उस हिस्से से सर, उसकी उनको रूह फिर से भी वाकिफ़ शेक्सपियर का पता है। फैज़ अहमद फैज़ किसी 16 साल के बच्चे को कहो तो वो आपको ऐसे देख रहा होता है, और मुझे हैरानगी होती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए जहाँ सिलेबस का हिस्सा है, आपको कैसे नहीं पता। जी। और इकबाल का वो नाम जानते हैं आप? उन्हें कहें कि इकबाल के चंद शेर सुनाइए, इकबाल का पैगाम क्या था, क्या वो कहते थे, वो नहीं मालूम। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको अपने मशाहिर के बारे में ख़ुद भी इल्म हासिल करना चाहिए, और ख़ुद हमारे अपने तलीमी निज़ाम को रिवैम्प इस तरह करना चाहिए, खा वो सरकारी हो, और सरकारी तो है लेकिन जो प्राइवेट है ख़ास तौर पर जो तालीमी निज़ाम है उसमें इन मशाहिर को शामिल करना चाहिए और उनको पढ़ाना चाहिए। तो एक तो ये कि अगर चलें पहले मौका नहीं मिला, तो अब जो यूथ बड़ी हो गई है, 20-22 साल के नौजवान हैं, उनको ख़ुद फैज़ साहब को पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब किताब नहीं पढ़ना चाहते तो फैज़ साहब का कलाम यूट्यूब पे मौजूद है, और फिर एक रेख्ता बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसमें फैज़ की तमाम किताबें मौजूद हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए। अच्छा, फैज़ साहब से नई नस्ल और दूसरे मशाहिर से बहुत कुछ हासिल कर सकती है। एक तो ये कि जो फैज़ साहब हैं वो उम्मीद का पैगाम उनके यहाँ बहुत है। अब नई नस्ल को बहुत ज़्यादा, चूँकि डिप्रेशन का शिकार भी रहती है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अब ये उसको समझना चाहिए कि ठीक है, इस मुल्क में इस वक्त भी और आलमी सतह पर भी एक जो शाम है, ये बहुत फैज़ साहब की शायरी का बहुत अहम इस्तारा है, और ये उसको सीखना चाहिए कि ठीक है ये शाम है, लेकिन ये शाम गुजरने वाली है। शाम का जो दौरानी होता है वो मुख्तसर होता है। दूसरी चीज़ ये समझनी चाहिए कि फैज़ साहब ने शायरी किस तरह लिखी। एक वो भी नस्ल है ना जिसको शायरी पसंद है लेकिन शायरी का उस तरह का ज़ौक़ नहीं है, तो फैज़ साहब को पढ़कर वो शायरी का एक आला ज़ौक़ भी हासिल कर सकती है। और फैज़ साहब ने एक कमाल जो सबसे बड़ा किया था, उन्होंने जमालियात और अखलाकियात इन दोनों का इम्तज़ाज किया था। किसी ज़माने में कहा कि फैज़ साहब जो हैं वो उनके यहाँ एक रोमानवी इनकलाब या इनकलाबी रोमानवियत है, वो तो इस्तिलाह बहुत क्लिशे होगी, पुरानी होगी, लेकिन फैज़ साहब के यहाँ एक अखलाकी एहसास मुसलसल मौजूद है कि आप अपनी शायरी को समाज के लिए, अपने जो पिसे हुआ तबका है, जो दरमांदा तबका है, जो ताकत का निशाना बनने वाला तबका है, आप उसके दुख को, अभी जो आपने नज़्म चलाई, वो चलाई थी आपने, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, ये फैज़ साहब की शायरी में एक मुकम्मल टर्न था, एक संग मील था। उसके बाद फैज़ साहब ने जो मोहब्बत का जिक्र किया तो उनकी मोहब्बत में एक लैला वतन और एक महबूबा, ये दोनों यकजा हो गए थे। तो ये भी एक पैगाम है कि आप अपनी ज़ात के साथ आपके इर्द गिर्द जो दुनिया है, जो लोग हैं, जो समाज है, जो माहौल है, उससे भी एक रिश्ता कायम करें। वाह, बिल्कुल जी। मेरे ख्याल है कि जो बातन से या ज़ात से कायनात की तरफ जाने का फैज़ का सफ़र है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की, तो
नौजवानों को फैज़ के करीब लाने इसके लिए ज़रूरी है कि नौजवानों को स्कूलों में, कॉलेजों में एक शायर दिया जाए और कहा जाए कि इसको पढ़ें, फिर तबसरा करें और डिस्कशन हो, ताकि पता चले कि वो क्या कर रहे हैं। आजकल के दौर में जबकि बड़ा एक पेसिमिज़म का दौर है हर तरफ पूरी दुनिया में, तो एक बड़ी नाउमीदी का है, तो फैज़ ऑप्टिमिज़म का शायर है, ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा ऐसा ख्वाब देखता है कि जंग में भी अमन की बात करता है और उम्मीद की, रोशनी की बात करता है। हमारे नौजवानों को फैज़ को पढ़ना चाहिए, सीखना और चाहिए। आपने पिलाक पे कितना काम जी, किया है जी। मैम, और आप कितने आप फैज़ फेस्टिवल भी आपने किया, आपने कितनी चीज़ें आपने वहाँ पे और की हैं। हमेशा हमने ऐसे लेक्चर भी कराए कि लोग और ये तो हम जान सिर्फ सकें। एक पर्सनैलिटी की बात है ना? करें जिससे हाँ। रिलेटेड आपने किया, आपने हमेशा और हमेशा इनवाइट भी किया और कहा भी और सबको इन्वॉल्व किया कि भाई Involve किया। आओ, अपने बच्चे लेके आओ, फैमिली लेके आओ। बच्चे लेकर आओ और बच्चों को कुछ पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मैं अपनी बेटी को अक्सर कहती हूँ, जिस तरह आज मैंने उसे कहा कि तुमने शाम को मुझे फैज़ के बारे में कुछ बताना है, अब वो पढ़ेगी, कुछ ना कुछ पढ़ के मुझे बताएगी। हमारे स्कूल में, ग्रामीण स्कूल में, आज बाजार में बाबा चलो ये वाला जो गज़ल है ये हमें सिखाई गई थी और फिर हमने नैयरा नूर साहिबा के सामने परफॉर्म भी की थी अलहमरा में। आप समझ रहे हैं सर? तो एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई। फिर ऑब्वियसली एक हम लोग सारे बच्चे कोरस वाले सारे जब सीख रहे थे तो हमारी टीचर ने बैठ के, हमारी सिंगिंग टीचर थी डॉक्टर आंटी शादे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, शी वाज अ कैंसर सर्वाइवर एंड देन शी पास्ड अवे, बट आंटी शादे वाज अमेजिंग। वो जो गीत सिखाती थी उसकी बैक स्टोरी बताती थी। इकबाल का कलाम हो गया, फैज़ अहमद फैज़, गालिब हो गया, जो भी हुआ हमें जो भी हम सुनाते थे हमें समझाती थी। आई डोंट सी दैट आजकल के बच्चों में। आजकल के बच्चों ने तो अंग्रेजी के गाने गाने टेढ़े मेढ़े मुंह करके बस उसमें यही उनका और इंटरेस्ट। हालांकि जो कि चीज़ गाई जाती है ना वो ज़्यादा याद रहती है। अभी देखिए हम जब सुन रहे हैं उनकी गज़लें तो हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है ये भी एक तरीका हो सकता है कि उनको इसके करीब लाने का, फैज़ के कलाम के। फेस्टिवल्स हो गए, वेरियस डिफरेंट ओकेजन्स। देखिए व्यूअर्स, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे ना, बच्चों की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि उनमें क्यूरियोसिटी पैदा हो गई ना तो फिर वो इस तरफ खुद ही इंटरेस्ट ले लेंगे। गूगल का ज़माना है, खुद ही रिसर्च करना शुरू हो जाएंगे, माँ बाप से सवाल करेंगे, टीचर से करेंगे। लेकिन वो जो सीड है ना, वो स्कूल सिस्टम ने या पेरेंट्स ने बच्चों के जहन में डालना है। क्यों ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनके बच्चे भी उतने इंटेलेक्चुअल होते हैं? क्योंकि घर में माहौल ऐसा होता है। और अगर आपके घर में ऐसा माहौल नहीं है तो आज भी क्रिएट किया जा सकता है। बिल्कुल। बच्चे स्पंज की तरह होते हैं, जो आप उनको दिखाएंगे वो उसको ऑब्जॉर्ब करेंगे और फिर वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। वाह। सो इस नोट पे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लेस यू, आपने कीमती वक्त में से हमारे छोटे से शो के लिए वक्त निकाला। ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब आपको तो हम तंग करते रहेंगे, ये तो हमारी ही हैं, अब आप भी हमारे ही हो जाएंगे शो। एंड देन किचन की तरफ भी नज़र डालते हैं। जी बेटे। बिल्कुल, काली मिर्च कढ़ाई और साथ रायता सलाद दोनों तैयार हैं। वंडरफुल। और इसी नोट पे व्यूअर्स शो को क्लोज़ करेंगे और एक मज़ीद ट्रिब्यूट देखते हुए आज के अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा और व्यूअर्स फैज़ अहमद फैज़ साहब के लिए ज़रूर जो है दुआ कीजिएगा।
गुजरे जो हम पे गुजरी मगर शबे हिजरा हमारे इश्क तेरे आक़िबत सवार चले चले भी आ